जब मैं 10 साल की थी मुझे बोला गया था कि तेरी सर्जरी होनी ही है। जब मैं 26 साल की हुई तो मेरी सर्जरी हुई भी डॉक्टर। फिर मैंने डिफ़िकल्ट कोर्स चूज़ किया फिज़ियोथेरेपिस्ट बनने। 4 साल तक मैंने उन लोगों की मदद करी जो मेरी ही तरह थे, दर्द में, तकलीफ़ में, डर में। लेकिन जब मैंने एक न्यूरो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम किया, जहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि जो दर्द होता है ना, वो एक इमोशन होता है, जो कि सिर्फ बॉडी पर नहीं है, वो दिमाग पर, मन पर भी असर डालता है। एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ मैं, ऑनेस्ट स्टोरी सुना रही हूँ। ऐसा कोई नहीं बोलता है ऑन कैमरा, तो बिल्कुल भी नहीं बोलता है। ये भी डॉक्टर स्नेहा पाटिल, एक फिजियोथेरेपिस्ट जो अपनी लाइफ स्टोरी लेकर आप सबके सामने आएगी। मेरी लाइफ स्टोरी में सबसे सबसे बड़ा लेसन जो मैंने सीखा है, जिसको मैंने जाना है, वो है पेन की स्टोरी। जब मैं 10 साल की थी तब कंजेनाइटल रिकेट्स मुझे डायग्नोस हुआ था, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पाती थी, जिसकी वजह से मैं सीढ़ियाँ ऊपर नीचे नहीं कर पाती थी। और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल था वो था डर अपने डेली लिविंग के काम ना कर पाने का, अपनी उम्र के बच्चों के साथ घुल मिल ना पाने का, और सबसे पीछे रहने का डर। बताना चाहूँगी कंजेनाइटल रिकेट्स होता क्या है। कंजेनाइटल रिकेट्स बेसिकली एक कंडीशन होती है जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है ना, तो उसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हड्डियाँ कमज़ोर होने में। पैरों की हड्डियाँ और छाती की हड्डी पिजन चेस्ट बन जाती है। पैरों की हड्डियों में नॉक नीज बन जाते हैं, दोनों घुटने आपस में जुड़ने लगते हैं। आजकल तो ये वैसे ही बहुत कॉमन हो गया है। और इसका एक और कारण है डब्ल्यू सिटिंग। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि ये कंजेनाइटल था। रिकेट्स होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ होना। मुझे मेरी मदर के पेट में जब मैं थी तब से ही मुझे रिकेट्स था, और मुझे या मेरी मदर को इस बारे में नहीं पता था। दैट्स सो स्ट्रेंज। इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी में स्पेशली ना हो, इसीलिए डॉक्टर्स आजकल विटामिन डी शॉट्स रेकमेंड करते हैं। 60,000 IU यूनिट तो एक अडल्ट को लेना ही चाहिए। और बच्चों में भी इसकी कमी होती है, तो एक पेडियाट्रिशियन को कंसल्ट करके उन्हें भी एक बार ज़रूर चेक करा के ले लेना चाहिए। तो 10 से 13 साल की उम्र तक मुझे दिक्कत आई, क्योंकि डेफिशिएंसी कुछ ज़्यादा ही कम थी। बहुत सारे स्कैन्स हुए, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हुए। उसके बाद अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, और बाय गॉड्स ग्रेस मैं जल्दी रिकवर कर गई। 3 साल मुश्किल थे बट रिकवर कर गई। चलने लगी, भागने लगी, डांस करने लगी, जो मुझे पसंद था वो मैं करने लगी। लेकिन जो एक चीज़ तभी भी दिक्कत में थी कि मेरे जॉइंट्स जो टेढ़े होना शुरू हो गए थे, स्पेशली मेरा राइट। लेकिन मैंने परवाह नहीं की, डर था मेरे अंदर, एंजाइटी थी, एंशियस होती थी मैं, बहुत घबराहट होती थी बात करने में, टाइट जीन्स पहनने में। उस टाइम पे तो ये 2010-12 की बात हो गई, तो उस टाइम पे तो पेंसिल जीन्स का ट्रेंड था। तो मेरे लिए डिफ़िकल्टी तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी लेट इट बी। मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और अपनी डिफॉर्मिटी को, अपनी प्रॉब्लम को छुपाने की कोशिश करी। सलवार सूट पहनना शुरू किया, पर एक चीज़ का ऑल्टरनेटिव ढूंढा। दैट वॉज सो वियर्ड, बट हाँ, करते हैं हम लोग। मुझे लगता है हर एक इंसान झिझकता है, हर एक इंसान के अंदर वो डर होता है, वो मेरे अंदर भी था। फिर मैंने डिफ़िकल्ट कोर्स चूज़ किया फिज़ियोथेरेपिस्ट बनने। 4 साल तक मैंने पेशेंट्स देखे, मैंने उन लोगों की मदद करी जो मेरी ही तरह थे, दर्द में, तकलीफ़ में, डर में। लेकिन जो सबसे क्रूशियल टाइम निकला ना, वो था 1.5 साल। वो 1.5 साल क्रूशियल भी थे और कीमती भी थे, जब मैंने डिफरेंस समझा दर्द के बारे में। दर्द बेसिकली मैं समझती थी कि दर्द एक जगह पर होता है, मतलब सिर्फ एक सिम्टम है, और मैंने सिर्फ उसी सिम्टम को ठीक करना है। जैसे कमर में दर्द हो रहा है तो सिर्फ कमर के दर्द की तरफ ही फोकस करेंगे, ठीक है। टांग में दर्द हो रहा है तो सिर्फ टांग को ही ठीक करेंगे। गर्दन में दर्द हो रहा है तो सिर्फ गर्दन को ही ठीक करेंगे। लेकिन जब मैंने एक न्यूरो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम किया, जहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि जो दर्द होता है ना, वो एक इमोशन होता है, जो कि सिर्फ बॉडी पर नहीं है, वो दिमाग पर, मन पर भी असर डालता है, जिसकी वजह से डर बैठ जाता है, गुस्सा बैठ जाता है, वो इमोशन ले आता है।
आपने देखा होगा जब आप दर्द में होते हो तो आप कितना डरा हुआ फील करते हो, कितना गुस्से में फील करते हो, कितना गुस्सा आता है कि हाय यार फिर वो दर्द आ गया, फिर वो चिढ़ मचती है जिसको कहेंगे वो। तो वो जो फीलिंग होती है ना रियल में, तब समझ में आया कि दर्द जगह पे तो है, दर्द हो रहा है एक जगह पे, एक लोकेशन पे, एक मसल पे, एक एरिया पे, लेकिन उसका जो इमोशन है ना वो यहाँ है, वो यहाँ मन में बैठा हुआ है। ठीक है। तब फिर मैंने न्यू टेक्निक सीखी, मैंने प्रैक्टिस किया, पेशेंस को ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन तब भी मैं दर्द को इतनी गहराई में, इतना डीपली नहीं समझ पाई थी। फिर कट टू एज 26, 3 महीने पहले 11 अगस्त, ये तारीख याद रखना क्योंकि मैं तो कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन मेरी फिर से सर्जरी हुई, फिर से मतलब मेरी पहली सर्जरी हुई जिसको मैं 10 साल की उम्र से टाल रही थी। मुझे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अगर आपकी डिफॉर्मिटी ज़्यादा सीवियर बन जाएगी, डिफॉर्मिटी मतलब अंग टेढ़े होने, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। लेकिन मैं ठहरी एक फिजियोथेरेपिस्ट, मेरे मन में तो बैठा हुआ था नहीं जी मैं तो बिना दवाइयों के ठीक होंगी। हाँ होते हैं बिना दवाइयों के केसेस ठीक, लेकिन बहुत अर्जेंट केसेस में करानी ही पड़ती है सर्जरी। तो ये बात मैं ही नहीं मान रही थी बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट। एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, ऑनेस्ट स्टोरी सुना रही हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलता है ऑन कैमरा, तो बिल्कुल भी नहीं बोलता है। ओके, तो फिजियोथेरेपिस्ट बनी थी, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, अब पेशेंट बनना था, पेशेंट बनी। मैंने 5 डॉक्टर्स को कंसल्ट कराया, ऑर्थोपेडिशियंस को, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था। मुझे था कि कोई कह दे कि नहीं यार बिना सर्जरी के तो ठीक हो सकती है, बट होता है ना दिल मानता नहीं। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा आपको सर्जरी करानी ही पड़नी है। अच्छा, सर्जरी कराने का रीज़न ये था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया डेवलप होना शुरू हो गया था। राइट, सर्जरी हुई 11 तारीख को, और बाय गॉड्स ग्रेस मैं अभी आप लोगों के सामने बैठी हूँ, अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। सर्जरी काफ़ी अच्छी रही, पैर ठीक रहा, लेकिन अब मुझे सब कुछ ज़ीरो से शुरू करना पड़ रहा है। दोबारा चलना सीख रही हूँ, दोबारा अभी सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं शुरू किया, लेकिन सब कुछ दोबारा कर रही हूँ। बेड से नीचे उतरना सबसे मुश्किल टास्क लगता है मुझे, कदम रखना, पैरों पे वजन डालना सबसे मुश्किल, सबसे पेनफुल। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है जो मेरे साथ हुई, वो जो मेरे अंदर डर बैठा हुआ था ना दर्द को लेके, वो निकल गया। मेरे मन में बैठा हुआ था कि चलूंगी तो दर्द होगा, कुछ करूंगी तो दर्द होगा, या मेरे मन में वो डर था ये काम करूंगी ना मुझे बहुत डर लगने वाला है, मुझे बहुत दर्द होगा, वो फेयर निकल गया। अब मुझे अब 2 महीने हो गए, मुझे डॉक्टर ने बोला स्टिक यूज़ कर ले, मैं विदाउट स्टिक वॉक कर रही हूँ। बड़ी बात, हैरानी वाली बात है ये, लेकिन आप लोग ना ट्राई करें। मैं खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ इसलिए मुझे पता है इस बारे में। मैं स्टिक नहीं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं कंफर्टेबली वॉक कर पा रही हूँ। हाँ थोड़ा सा इम्बैलेंस है, लेकिन कर पा रही हूँ बिना गिरे, टच पता लगे कल ही गिर जाऊँ। सो इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है आप लोगों को ये समझाना कि दर्द सिर्फ एक जगह पर नहीं है, दर्द यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ रहता है और यहाँ मन में उसने घर कर लिया। अच्छा, इसकी ना मैं एक और एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे एक इंसान है, फीमेल है, उसको कमर में दर्द है, उसको सबसे ज़्यादा दर्द होता है जब वो आगे बेंड होती है, जब वो झुकती है आगे की तरफ। अब वो किसी और को भी आगे झुकते हुए देखेगी ना तो उसको डर लगेगा। कोई भी भारी सामान उठाएगा ना तो वो कहेगी नहीं 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 नहीं, नहीं मत उठाओ मत उठाओ। ठीक है, क्योंकि वो जो फेयर बैठ गया ना उसके मन में, फेयर ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क, फेयर ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, वो चीज़ हमें बहुत अफेक्ट करती है। इसीलिए बहुत सारे पेशेंट नहीं ठीक होते हैं, क्योंकि हमारा पेन जो है ना वो इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल है। ये तो मैंने 3 मेजर बात बताई, कंपोनेंट फैक्टर्स जो भी मैंने बताए हैं, लेकिन बहुत सारे रीजंस और होते हैं। अगर हमारे पुराने पास्ट में, बचपन में कोई हादसा हुआ, जैसे मेरे साथ हुआ था, 10 साल की उम्र में डर बैठ गया था,
जो डर मेरा सर्जरी के बाद निकला। सोचो, मैं 16 साल उस दर्द के साथ और डर के साथ रही हूँ। बीइंग इन दिस प्रोफेशन, चोट किसी को बता के नहीं लगती या देख के नहीं लगती कि वो खुद डॉक्टर है या नहीं, लेकिन हाँ, जानकारी है तो सब है। जानकारी थी मुझे इस बारे में, तो ये वीडियो मेरा बनाने का यही मतलब है, ताकि आप लोग समझें, आप लोग इस बात को एक्सेप्ट करें। पेन जो है वो ऐसा है, अब इसको मैं डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ करनी है आपने। लिंक में ना मैंने एक गाइड डाला है जिसमें 5 साइंस है पेन के बारे में। आपने पहले पहचानना है कि वो जो आपका पेन है ना, वो दिमाग का है या शरीर का है। ये तो आप लोग कर ही सकते हैं ना, जिससे आपका डर भी निकल जाएगा और आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। सबसे ज़रूरी होता है पता लगना। हम 50 डॉक्टर के पास जाते हैं, MRI लेके जाते हैं, इतना कुछ कराते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है भाई कि प्रॉब्लम कहाँ है। इसीलिए सबसे ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो पहले आप ये चीज़ को अच्छे से कनेक्ट करना है, तो इसी पेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और नीचे कमेंट में भी डाल सकते हो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ और ये चीज़ थी, जो मेरे से हेल्प हो पाएगी वो मैं करूँगी। मैं रिकवरी पे हूँ, रेस्ट पे हूँ, लेकिन मैं इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच मेरी कहानी सुनने के लिए।